इसके सोचा था। बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार से मुसलमान डरा क्यों रहता है? कांग्रेस क्या करना चाहती है? 70 साल उसने मुसलमान को हाशिए पे खड़ा करा। बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है या कांग्रेस और दूसरे विरोधी विपक्षी दल हैं, वो बार-बार कहती हैं कि यह पार्टी समाज के भीतर जहर बो रही है। जम्मू कश्मीर के लोग मासूम लोग हैं, इनोसेंट लोग थे। वो कश्मीर में बोलते हैं कि गुस्सा आ गया तो कांगड़ी मार दी, जब थूक दिया तो वहां कांगड़ी से 47 तक किसने लिया? जो मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम सांसद थे, उन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम तो नहीं कह सकते, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कह सकते हैं। वंदे मातरम कहने में हमारा जो मजहब है वो आड़े आता है। कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, जहाँ कांग्रेस में से जहाँ समाजवादी नेता है, जहाँ आम आदमी की पार्टी के नेता है, टीएमसी के हैं, जहाँ एनसीपी के हैं। आप इनके पास देखिए ना सरकारी जगह, इसकी वक्फ की जगह, वक्फ की जगह को खुर्द पुर्द किसने करा है? क्या देश की मेजोरिटी ने करा है? नमस्कार। कुछ नामों से हम इतने करीब हो जाते हैं कि जैसे ज़िक्र आता है तो इंसान उसी को ज़हन में लेकर के आता है। मैं कहूँ कि मोहम्मद रफ़ी तो आप कहेंगे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव। वैसे ही हिंदुस्तान के बाहर कुछ एक नाम हैं जो हर घर में आपको जैसे ही ज़िक्र करेंगे वो कहेंगे हाँ, मेहदी हसन, गुलाम अली। तो आज मैं गुलाम अली साहब के साथ हूँ, लेकिन जैसे ही उस गुलाम अली के साथ हम खटाना लगाते हैं तो पहचान बदल जाती है और गुलाम अली खटाना साहब हमारे साथ हैं। और आपकी तारीफ़ ये है कि आप बीजेपी के, गौर से सुनिएगा, बीजेपी के इकलौते मुस्लिम सांसद हैं। आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं और 3 साल आपको संसद में पूरे हो गए हैं। ज़ाहिर तौर पर बीजेपी को लेकर के देश के मुस्लिम समुदाय की जो राय रहती है, नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में जो आम तौर पर मुस्लिम समुदाय की राय रहती है, उस राय से आपकी नाइत्तेफ़ाक़ी होगी क्योंकि आप उसी पार्टी के साथ चल रहे हैं। तो सवाल वहाँ से शुरू होना चाहिए। खटाना साहब, पहले आपका स्वागत। जी जी, स्वागत एक है। लंबा सफ़र राजनीति में आपका रहा है। स्टूडेंट लीडर रहे, फिर आप पॉलिटिक्स में आ गए। आप संघ से होते हुए बीजेपी के रास्ते आप संसद में हैं। जी, ये आपकी नज़दीकी क्यों रही और कैसे बनी? देखिए मैं गुलाम अली तो हूँ, लेकिन गज़लें नहीं गाता हूँ। हाँ। और जब आप गुलाम अली खटाना हो जाएँ तो दैट मीन्स आप देश के नेटिव हैं, हाँ। यहाँ के पुश्तैनी रहने वाले हैं। हम एक ऐसे समाज से हैं। आपका सवाल है कि आप संघ के या माध्यम से बीजेपी में और संघ इतनी करीब क्यों आ गए? मैं कांग्रेस के बाहर का प्रोडक्ट हूँ और कांग्रेस की जो सोच है वो कोई भी सोच को इवॉल्व होना चाहिए। वो सोच तब्दील नहीं हुई। देश आगे, टेक्नोलॉजी हर चीज़ बढ़ती है। कांग्रेस मैं से हम में नहीं आ सकी। तो मैं बीजेपी का जो आरएसएस की आपने बात करी, मैं मुतासिर हुआ उनकी सेवाओं को देख के। मज़हब से बाहर, रीजन से बाहर, ज़बान से, मतलब वो रुकते नहीं हैं। होता है ना, हमारा ये खित्ताई ज़बान है, तो मैं उसको प्रमोट करूँगा। ये हमारा रिलिजन है, मैं उसको। लेकिन आरएसएस का जो काम है, वो सेवा का भाव है और वो रीजन से, रिलिजन से उनका काम रुकता नहीं है। आप किस ज़ात से हैं, रुकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सेवा का भाव है। खटाना से एक बात है, आप आरएसएस को कह रहे हैं कि सेवा का भाव है। मैं देश के आम मुसलमानों की बात तो फ़िलहाल छोड़ देता हूँ। जिस कांग्रेस पार्टी से आप नाइत्तेफ़ाक़ी अपनी ज़ाहिर कर रहे हैं कि उस पार्टी से मैं अलहदा चलता हूँ। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या उससे पहले भी पार्टी में लंबे समय से यह चर्चा रही है कि संघ जो है वो देश हित में तो सोचता नहीं है।
आरएसएस देश विरोधी संगठन है। और क्या-क्या कहा गया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक साफ-सुथरी और सीधी राय उनकी रही है और उस तरह के बयान लगातार दिए जाते रहे हैं। तो उस कांग्रेस की जो राय है, उससे भी आप बहुत हद तक असहमत हैं? फिर कारण? देखिए, कांग्रेस जो है वो फैमिली से बाहर नहीं निकल पाई। जब हम फैमिली बोलते हैं, अब हम मैं ज्यादा बोल जाऊंगा, आप कहेंगे गलत बोल रहे हैं। मतलब कांग्रेस का ओरिजिन कहाँ हुआ? वो विदेशी थे। हुँ, कांग्रेस को लीड कौन, मैं नहीं कह रहा हूं कि जहाँ हमारे कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, जहाँ चेयरपर्सन है, राज्यसभा सांसद हैं सोनिया जी, वो भी देश से हैं, लेकिन ओरिजिन, अब कांग्रेस का आप फंडिंग देख लीजिए। अब इल्जाम लगाने हो तो बहुत है, मैं वो नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि जब हम बोलते हैं ना कि फैमिली, फैमिली का मतलब ये रहता है कि फैमिली का किसी पॉलिटिकल जमात में इंटरफेरेंस रहना। हुँ, हुँ, सियासी जमात जब बनती है तो उसमें पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मार्जिनलाइज सेक्शंस को मिलता है, हुँ, सभी सेक्शंस को मिलता है। लेकिन होता क्या है कि वो एक फैमिली उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। हुँ, भाजपा हम में है, हम इस दिशा में चलेंगे, हम देश को चलाएंगे, हम इस दिशा में काम करेंगे। मतलब कोई मालूम नहीं है उसका अध्यक्ष कौन होगा नेक्स्ट। मतलब एक किसी भी शख्स को, वो किसी जात से हो, किसी रिलीजन से हो, उसको अगर वो काम कर रहा है तो उसको दौड़ने के लिए रास्ता मिलेगा। वहां आपको फैमिली के साथ राब्ता रखना है। यहाँ आपको काम करने की जरूरत है। यहाँ आपको जरूरत नहीं है कि आप किसके साथ दोस्ती रखें तो आपका प्रोफाइल बन सकता है। नहीं, मेरा सवाल आपसे फिर वहीं आके ठहर जाता है कि गुलाम अली खटाना को क्या ये लगता नहीं है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है या कांग्रेस और दूसरे विरोधी विपक्षी दल हैं, वो बार-बार कहती हैं कि यह पार्टी समाज के भीतर ज़हर बो रही है, वो अलगाव पैदा कर रही है। यह पार्टी जिसको बीजेपी कहते हैं, जिस पार्टी के आप सांसद हैं, वह देश हित में नहीं है। देखिए, मुझे उनकी अकल समझ नहीं आती है। कांग्रेस क्या करना चाहती है? 70 साल उसने मुसलमान को हाशिए पे खड़ा करा, उसको अनपढ़ता से जोड़ा। असल में मुसलमान अनपढ़ता से नहीं जुड़ना चाहिए था। मुसलमान को गुर्बत से जोड़ा, असल में मुसलमान गुर्बत से नहीं जुड़ना चाहिए था। मुसलमान को मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी का जो नैरेटिव है, नरेंद्र मोदी जी का जो एनडीए की रहनुमाई कर रहे हैं, उनका ये है कि सबका साथ सबका विकास। मुझे बताइए, मेरा जम्मू कश्मीर जो है हुँ, उसमें 70% मुसलमान रहते हैं, हुँ, लेकिन जो हेल्थ का कार्ड है, अभी हुँ, वहाँ 1 साल सवा साल से पॉपुलर सरकार है, लोगों ने चुनी है। हुँ, जो हेल्थ का कार्ड है वो सबको फ्री है। पूरे देश में 75+ को है, जहाँ कहीं कहीं बाकी स्टेट में। तो अगर वो मुस्लिम मेजॉरिटी के खिलाफ होते तो उनको फ्री कार्ड नहीं देते, वो हेल्थ का 5 लाख का जेब में पॉकेट। तो मेरा कहने का मतलब, मकान बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, स्टार्टअप स्टैंड अप के एवेन्यूज मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। तो ये मजाक करते थे जब हमने 50 करोड़ अकाउंट खोलने का तहिया किया, वजीर आजम साहब ने। ये हमारे साथ मजाक करते थे कांग्रेस वाले। लेकिन आज हम दुनिया का रियल टाइम ट्रांजैक्शन जो है वो भारत में होता है। आज दुनिया का सबसे सस्ता जो इंटरनेट है, नहीं तो हम घोटालों में फंसे थे। आपने सुना होगा, कोई 2G है, कोई कॉमनवेल्थ का है, कोई कोल घोटाला है। हम 10 साल कांग्रेस का सरकार रहा, हम 11वें नंबर पे थे, 11वीं ताकत रहे। आज देश चल पड़ा है। आज देखिए ना आप, आज जो बड़े एप्पल जैसी चीजें हम 25% हम बनाते हैं। आज वजीर आजम साहब ये नहीं चाहते कि आप आर्ट्स ह्यूमैनिटीज पढ़ के आ जाओ। वो कहते हैं आप ऐसा पढ़ो जिससे आपको आप रोजगार देने वाला बने। मतलब नजरिया चेंज करना पड़ता है। अब कांग्रेस को लेंस चेंज करने के लिए समय लगेगा ना। कांग्रेस हमें समझ नहीं सकती है। कांग्रेस, अब वजीर आजम साहब ने ट्रिपल तलाक का एक फैसला लिया, तो वो जो बेसिक कुरान से साबित है वही है, 3 महीने में तलाक देना।
उसमें कौन सा गलती है? मैंने एक अहले हदीस के बड़े आलम से सुना, उसने कहा जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कोई बड़ा आलम नहीं कर सका, वो मोदी कर गया। वजीर आजम साहब उनके लिए बोलते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, एक में वो होना चाहिए। ये मुसलमान का वोट लेते हैं, लेकिन मुसलमान की बात करना अफोर्ड करती है कांग्रेस, टीएमसी या सपा? है हिम्मत ही कि उन समाज की ये बात करेगी? जैसे भी मैं आपके सूबे में चलूँगा, जहाँ के जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं आप, क्योंकि आपने वहाँ उसका ज़िक्र किया है। जी। अभी चूँकि आपने ट्रिपल तलाक का हवाला दे दिया, हम्म। एक वक़्फ़ कानून भी बना। हाँ। उससे एक बड़ी आबादी जो मुसलमानों की है, वो सहमत नहीं है। ऐसा लगता है कि वो कानून ही बनाया गया है, उनको कई तरह की संपत्तियों से बेदखल करने के लिए, उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश है। आपकी अपनी राय इस पर क्या रही है? देखिए, मैं वक़्फ़ वो जो जेपीसी बना था, मैं भी उसका मेंबर था। हुँ, हुँ। देखिए, हमारे वहाँ वैष्णो देवी है, माता वैष्णो देवी। वहाँ क्या था कि वहाँ साधु ही उसको कंट्रोल करते थे। उसका जो चढ़तल, जो चढ़ावा, जो लोग अपनी आस्था अकीदे से जो देते हैं, तो जब वहाँ बोर्ड बनाया, तो बहुत मखालफत हुई, बहुत रिज़ेंटमेंट हुई। वहाँ साधुओं ने कहा कि ये सनातन के खिलाफ है, ये फलाना है, लेकिन बोर्ड बना। आज उस बोर्ड का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, श्राइन बोर्ड का, कि वहाँ यूनिवर्सिटी बनी। वहाँ रेलवे रोड पे आपको 500 से 1000 रुपए में आपको बेहतरीन एसी कमरा मिलेगा। जम्मू रेलवे स्टेशन पे 1000 रुपए का कमरा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज उनके पास है, आज चॉपर है, आज वो बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ तक आपने वक़्फ़ की बात करी, वक़्फ़ को बाढ़ ने खेत को खाया है। बाढ़ क्या होगी? जैसे आपने ये इस पूरी बिल्डिंग में प्रोटेक्शंस लगाई है ना, तो आपकी प्रोटेक्शन ही इस बिल्डिंग को खाना शुरू हो जाएगी। मतवल्ली ही वक़्फ़ की अमलाक को खाना शुरू हो जाएगा। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक जज़्बात की तर्जमानी होती है, एक प्रैक्टिकल तर्जमानी। कांग्रेस जो है, वो मुसलमानों के जज़्बात को एक्सप्लॉइट करती है। नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों को प्रैक्टिकल उनका रिड्रेसल करना चाहते हैं। बेहतरीन ऑर्गेनाइज़ेशन बनाने का इसके सोचा था। बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार से मुसलमान डरा क्यों रहता है? अगर उसकी वो बेहतरी हो रही है, ये उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उसको मिल रहा है, तो फिर उसकी राय क्यों उलट है? देखिए, पहले उन्होंने 70 साल कांग्रेस, या उसमें से निकली हुई जो जमातें हैं, अब टीएमसी है, पहले कांग्रेस में रहे। वो क्या करते हैं, पहले उस तरह वोट ले लिए, अब डरा के वोट लेते हैं कि बड़ा भाई जो हिंदू है, ये आपको खा जाएगा, ये मारेगा। अब वो डरा के वोट लेते हैं। अभी जम्मू कश्मीर 370 के हटे हुए 6 साल हो जाएँगे, इस साल 2026 में। 6 साल में जम्मू कश्मीर में, चूँकि आप ज़मीनी नेता हैं, आप लगातार वहाँ घूमते रहते हैं, आदिवासी इलाकों से आपका सरोकार है, एजुकेशन से आप जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारा जो ज़रूरी बदलाव जम्मू कश्मीर के भीतर कई इलाकों में और कई जातियों के बीच में होना चाहिए, उसके लिए आप कोशिश करते रहते हैं, तो आपको पता है। 370 के हटने से जम्मू कश्मीर में क्या बदल गया? देखिए, जब 370 था, तो वहाँ कोई भी शहरी जो एक अच्छी सोच रखने वाला, किसी भी रिलीजन का हो, वो जम्मू क्षेत्र का डोगरा हो, या कश्मीर का कश्मीरी पंडित हो, या कश्मीरी मुसलमान हो, या बाकी जो ट्राइबल्स लोग हैं, पहाड़ी है, वहाँ गुज्जर है, वहाँ पहले जब हमारा स्टेट था तो लद्दाखी साथ था, तो एक पलायन शुरू हो गया था। हिमाचल में कुछ लोग, जिनको जहाँ सूट करता था, कोई दुबई भाग रहा था, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई बना रहा था अल्टरनेट। तो मेरा कहने का मतलब है कि ज़हनी ठहराव नहीं था। लोगों में, जिसकी एक दुकान थी, वो उसको इम्प्रूव नहीं करना चाहता था, रिपेयर नहीं करना चाह रहा था। जिसका एक होटल था, वो उसको कहीं न कहीं सोच रहा था अगर रेंट आउट करूँ। जो घर को इम्प्रूव नहीं। आज लोगों में, जम्मू कश्मीर के अवाम में ज़हनी ठहराव आया, एक। दूसरा, हम भारत के हैं या नहीं हैं? ये कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग मासूम लोग हैं, इनोसेंट लोग थे। वो कश्मीर में बोलते हैं कि गुस्सा आ गया तो कांगड़ी मार दी, जब थूक दिया। तो वहां कांगड़ी से 47 तक किसने लिया? ये कांग्रेस ने लिया।
कांग्रेस में से निकली हुई जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी लीडर, इन लोगों ने ऐसे ऐसा झूठ बोला कश्मीर के अवाम के साथ कि मैं आपको बताऊं कि कभी उन्होंने प्लेबिसाइट की बात करी, कभी ये बोला कि आपको वो करेंगे, ऑटोनॉमी की बात करी, कभी स्काई इज द लिमिट। नरसिम्हा राव जी ने आपने देखा होगा, उन्होंने वो अफ्रीका में थे, उन्होंने वहीं से कहा कि स्काई इज द लिमिट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ आजादी इज देयर। ये उन्होंने दूरदर्शन से कहा। और फारूक अब्दुल्ला साहब बार्गेनिंग लंदन में बैठ के कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा, मुझे सीटें आए या ना आए। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनके दिमाग में ये डाल दिया कि प्लेबिसाइट हो जाएगा, हम भारत के हैं या नहीं है, वो चीज़ खत्म हो गई। अब जम्मू कश्मीर का जो नौजवान बच्चा है वो सोचता है कि भारत का जो क्योंकि जम्मू कश्मीर का ब्रेन जीनियस है, तो जम्मू कश्मीर का बच्चा ये सोचता है कि मैं भारत का जो वजीर आजम साहब का जो विकसित भारत का टारगेट है, मैं स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए, लोकल फॉर वोकल के जरिए मैं उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो आज बहुत सारे बच्चे, दो बातें आपसे करी। तीसरी बात, वहां कब्रिस्तानों में शमशान घाट में ज्यादा रश रहता था, वो खत्म हो गया। अब रश ज्यादा स्कूलों में है, खेल कूद के मैदानों में। अब स्ट्रीट में रेडी वाला, फड़ी वाला, बेंडर वाला, बिजनेस वाला, होम स्टे वाला, टूरिस्ट, अब वो कोई कैलेंडर नहीं लगता है। आज वहाँ रूल ऑफ लॉ है। यहाँ हम पे इल्ज़ाम लगते थे ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये कभी वहाँ 3 टायर इलेक्शन करवाया। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ख्वाब था कि सरपंच के अकाउंट में कभी डायरेक्ट पैसा जाएगा, किसान के अकाउंट में पैसा जाएगा। इधर ही डाइवर्ट हो जाता था। स्टेट के पास, चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स थी, वो कोई भी पैसा कहीं से भी डाइवर्ट कर सकता था, वो बड़े टेक्निकल एयरपोर्ट का बिल बने या कहीं भी बने। तो कहने का मतलब है कि जिस चीज के लिए पैसा जा रहा है उसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 50,000 तक टेंडर कर दिया, जो कि टेंडर 3 लाख तक था। तो मेरा कहने का मतलब कि गांव को मजबूत करना, 3 टायर को मजबूत करना। असेंबली में पहली बार 60% से ज्यादा वोटिंग हुई और एक भी कहीं मच्छर मरने की कंप्लेन नहीं आई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो 10,000 पे वोट लेके मेंबर पार्लियामेंट बनते थे, 5,000 पे, वो तो मुखालफत करेंगे ना। उनका अब Z++ सिक्योरिटी में घूमते हैं, गरीब का बच्चा पत्थर मारेगा, लड़ेगा, मरेगा। पहली बार पहलगाम साहने के बाद कश्मीर के यूट्यूबर ने, कश्मीर के आलिमों ने, कश्मीर के मीडिया फ्रेटर्निटी ने, कश्मीर के नौजवान बच्चों ने पहली बार सरकार को कहा, मजबूर किया कि पहलगाम जो है ये उसकी मजम्मत करी सख्त अल्फाज में कि ये इंसानियत का कत्ल है। और जो पॉलिटिकल लीडर चुप रहते थे, जो अपीज टीज के दायरे से बाहर नहीं आ सके। आपने पहले मुझे पूछा कि कांग्रेस कांग्रेस अपीज और टीज से बाहर नहीं आ सकी अभी। कांग्रेस जो है, देश पहले है, जहां पार्टी पहले है, जहां सेल्फ पहले है, उसमें भी डिसाइड नहीं कर सकी। कांग्रेस में से हम में आने में समय लगेगा। तो कांग्रेस को बहुत फैसले लेने पड़ेंगे। हम भी वजीर आजम साहब चाहते हैं कि एक मजबूत अपोजिशन हो, लेकिन वो इशू ऐसे उठाते हैं जो लोगों से कनेक्टेड नहीं है। तो लोग, आप देखिए, एक के बाद एक अपोजिशन कहता है कि वो मजबूत तो है, लोगों के बीच में उसकी पकड़ तो है, मगर वोट चोरी कर जाती है सरकार, मतलब आपकी पार्टी और आपकी सरकार। जहां वो जीत जाते हैं तो वहां सब फिट है, जहां वो हार जाते हैं तो हम वोट चोरी कर लेते हैं। मतलब जहां उनका जीत हो जाए वहां ईवीएम और वोटिंग मशीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा ठीक है, तो जहां वो हार जाएं तो वहां सब गलत है। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल, कितनी कांग्रेस ने कंप्लेनें करी हैं, मतलब डे टू डे आप कंप्लेन कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हम कॉन्स्टिट्यूशन से देश दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, रूल ऑफ लॉ है। आप बेतुकी बातें करते हैं, आप न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, आप उसमें लॉजिक से आइए, सरकार की क्रिटिसिज्म करिए आंकड़ों के साथ। आपकी बात थोड़ी आगे बढ़ गई थी तो मैंने सोचा था कि ये सवाल करूंगा, फिर पलट करके उधर चल रहा हूँ, क्योंकि आपने वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का हवाला देकर कहा कि वो पैसा खर्च करते हैं, वो हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करते हैं, आने जाने की व्यवस्था करते हैं, रहने सहने का इंतज़ाम भी उनके यहाँ ठीक है। ये वक्फ बोर्ड नहीं करता था।
तो आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है वो कुछ लोगों की मिल्कियत हो गया था और उससे कम्युनिटी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और वो लोग उसका इस्तेमाल वैसा नहीं करते थे जैसा कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या उस तरह की बाकी संस्थाएँ करती हैं? नहीं, देखिए किसी भी कोई भी संस्था हो देश में, उसका कोई भी मैकेनिज्म हो, तो बाढ़ तो नहीं ना खेत को खाएगी। आप देखिए ना, इनके जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, जहाँ कांग्रेस में से जहाँ समाजवादी नेता है, जहाँ आम आदमी की पार्टी के नेता है, टीएमसी के हैं, जहाँ एनसीपी के हैं, आप इनके पास देखिए ना सरकारी जगह, इसकी वक्फ की जगह, वक्फ की जगह को खुर्द पुर्द किसने करा है? क्या देश की मेजोरिटी ने करा है? मैं पूछना चाहता हूं। वक्फ को खुर्द पुर्द उसको वक्फ कर दिया उसने, समाज के लिए वक्फ कर दिया। अब आप उसको, अब किसी ने तालाब के लिए करा, किसी ने स्कूल के लिए करा, किसी ने अस्पताल के लिए करा, किसी ने मस्जिद के लिए करा, किसी ने मदरसे के लिए करा, उसका डिफाइन है। लेकिन आपने उसको बेच के, उसको उसका रिकॉर्ड अंबेजल करके उसको खा दिया। वजीर आजम साहब इतनी बड़ी मिनॉरिटी को कैसे छोड़ देंगे अटेंड किए बिना? इतना बड़ा सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है, क्या वो नहीं चाहते कि ये पैसा उनकी उस काम पे, फलाही कामों पे लगे, ये जिस काम के लिए वाकिफ ने वक्फ करा है उस पे खटाना लगे? साहब तो खुलकर बोलने वाले नेताओं में शुमार होते हैं। आप तो जेपीसी के भीतर भी रहे हैं। तो अलग-अलग दलों के जिन नेताओं का ज़िक्र आप कर रहे हैं, कुछ एक के नाम बताएँगे जिन्होंने अपनी जायदाद बना ली थी वक़्फ की प्रॉपर्टी को? नहीं, आप उसको कर लीजिए ना, आप कमीशन बनाइए ना, कुछ देखिए ना नाम तो बताइए। हाँ? नहीं, नाम सामने है, देश के जनता के सामने है। आप दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, देखिए वक्फ के रिकॉर्ड को कैसे एम्बेजल करा। हुँ। आप जो मुसलमानों के बड़े मसीहा बने हैं उनको देखिए, आप टीएमसी के नेताओं के पास देखिए, असम में कितना मुसलमान है, मैंने देखा उनके पास ऑफिस के लिए जगह नहीं है। हम जहाँ वक्फ कमेटी के टूर में गए, तो वक्फ की प्रॉपर्टी को, इतने बड़े एहसासे को आपने खुर्द पुर्द किया, आप इसके रिस्पॉन्सिबल है। नरेंद्र मोदी या बीजेपी इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ना बीजेपी को, या बीजेपी के नेताओं को वक्फ की जमीन चाहिए। ये गलत नैरेटिव है। वो ये चाहते हैं कि जिस समाज की, या जिसके लिए वाकिफ ने वक्फ करी है, उसको मिली कि नहीं मिली, वजीर आजम साहब छोड़ देंगे क्या? वो सारी दुनिया देखो, ठीक है बीजेपी के वोट से वो, या एनडीए के जो साथी है उनके जरिए वो वजीर आजम बने हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी अल्पसंख्यक, वो सबके वजीर आजम है, जिनको प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने नहीं वोट दिया उनके भी है। वो बात करते हैं उनकी कि एक हाथ में टेक्नोलॉजी दो, एक में कुरान दो। ये कभी बात करते हैं मुसलमान की? ये सपा वाले, मैंने वक्फ पे देखा, आप सपा के लीडर की निकालिए ना उसकी स्पीच, जिन्होंने मुसलमानों ने वोट दिया ना यूपी में, आप सपा के लीडर की वक्फ पे स्पीच निकालिए, आप टीएमसी के लीडर की वक्फ पे स्पीच निकालिए, आप कांग्रेस के लीडर की वक्फ पे स्पीच निकालिए, आप इनकी मीटिंग्स का वो निकालिए। ये बाहर हल्ला गुल्ला करते हैं, अंदर क्या बोलते हैं? ये देखो, इनको उस जो समाज इनको वोट देता है उसकी बात भी नहीं रखते। क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है कि ये मुसलमान को, अल्पसंख्यक समाज को पहले वोट लिया, उसको एक हाशिए पे खड़ा किया, उसको क्राइम से जोड़ा, अनपढ़ता से जोड़ा, औरत से जुल्म करने वाला बनाया, उसका नैरेटिव खत्म कर दिया, उसको उसकी तहजीब को निस्तो नबूद करा, उसको तकसीम करो। इनके जमाने में 10-10 हजार के, आप गूगल पे निकालिए ना, 70 साल के राइट्स, इनके जमाने में तो ये राइट्स वाली पार्टी है। ये हम पे इल्जाम बीजेपी पे लगा कैसे सकते हैं? खटाना साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जेपीसी में जो सांसद थे, चाहे समाजवादी पार्टी के हों या टीएमसी के हों या कांग्रेस के हों, जैसे इमरान मसूद, या फिर मैं एआईएमआईएम भी कह लेता हूँ, अगर आप वैसा कह हाँ रहे हैं हाँ हाँ, बिल्कुल। तो उसमें तो वैसे साहब खुद ही थे। उधर भी देखिए वक्फ का, अगर आप तो देखना आप चाहें। ये कह रहे हैं कि वो अंदर खाने वो नहीं कह रहे थे जो बाहर आके कह रहे थे। आप ये कह रहे हैं? हाँ, सिर्फ उनको एक्सप्लॉइट करना है समाज को, वोट जेपीसी के में लिए। कुछ और बोल रहे थे, बाहर कुछ और बोल रहे आप थे। एक वीडियो वायरल हुआ था, देखिए ना, क्या है वो? समाज की बात नहीं करते हैं। हमने, सरकार ने जो भी करा है, सरकार ने ही उसमें करा है। सरकार ने फिर उसको कहा, फिर तरमीम करा। अभी सरकार ने और एक्सटेंड करा था वक्फ का जो
आप वक़्फ़ में और ऑनलाइन करवाइए। अभी 3 महीने मिनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने करा, उसकी डेट सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गया। तो इतना बड़ा देश है वज़ीर-ए-आज़म साहब, हमारा पॉलिसी है अंत्योदय, आखिरी गरीब आदमी। हमने नहीं कहा कि अंत्योदय वो सिख होना चाहिए, या हिंदू होना चाहिए, या मुसलमान होना चाहिए। कभी कहा किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने? आखिरी आदमी उसका ख्याल रखते हैं। उधर से कॉर्पोरेट का भी हम ख्याल रखते हैं, उधर से टेक्नोलॉजी का भी ख्याल रखते हैं, उधर से एनवायरनमेंट का भी हम ख्याल रखते हैं, कॉर्पोरेट का बैलेंस आप रखें। ख्याल रखते हैं तो कांग्रेस और राहुल गांधी खास करके तो बार-बार कहते हैं कि आपको तो 2 ही ए याद रहता है, एक अडानी जी, एक अंबानी जी, उसके अलावा तो कोई कॉर्पोरेट इस देश में है नहीं नहीं, और नहीं, आप नहीं, किसी नहीं, ख्याल नहीं, रखते नहीं, नहीं नहीं, हैं। ऐसा नहीं। मेरा मतलब ये है कि हम बिज़नेस और एनवायरनमेंट को बराबर रखते हैं, बैलेंस करके चलते हैं। हमारा ये मेरा मकसद यहाँ ये है हुँ। कि एनवायरनमेंट को और बिज़नेस को, वातावरण को, आपने कभी किसी ने सोचा था हम 100-100 वाट का, 200 वाट का बल्ब जलाने वाले लोग, कि मोदी जी ऐसा एक्सप्रेस रिफॉर्म लाएंगे कि उस 100 वाट में 10 बल्ब जलेंगे आपके? आपके छत पे फ्री बिजली होगी, आपका खेत को पानी फ्री लगेगा, वही खेत में से वहीं आपने वो लगाना है। कुसुम स्कीम, स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि सियासी जमात को वोट क्यों देते हैं लोग? सो दैट उनके इश्यूज को ये लीडर लोग जाके म्युनिसिपैलिटी में, उसमें, कॉरपोरेशन में, परिषद में, असेंबली में, पार्लियामेंट में बात रखें। जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जो टीएमसी है, में हाँ। जहाँ साउथ की पार्टियां हैं, जहाँ एनसीपी है, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर में, अब लोगों ने वोट दिया उनको, लेकिन लोगों की बेसिक कम्युनिटीज आप देखते नहीं है। आप स्टंट मारते हैं, पॉलिटिकल स्टंट। फिर लोगों को प्रैक्टिकल चीज, वजीर आजम साहब, मैं आपको बताऊं कि वो छोटी छोटी चीज, इनमें एरोगेंस इतनी है। वजीर आजम साहब छोटी सी एनी कोई इनोवेटिव आइडिया देश का लिखेगा। उन्होंने प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग क्यों बनाया? ताकि जो एसी वाला बंदा है वो गांव के लिए सोच नहीं सकता, कि वो गांव की फीलिंग नहीं रख सकता। नीति आयोग में मेंबर्स बनेंगे। रिफॉर्म एक्सप्रेस, अभी जो जी राम जी, कांग्रेस को प्रॉब्लम हो गया, देहात में नौकरी देने वाला, अब ये बोलते हैं कि हमारे घर में, कांग्रेस ये सोचती है कि वो मजदूर हमारे घर में दही लाएगा, घी लाएगा और 10 चक्कर लगाएगा, फिर हम इसका वो जो मजदूरी का पैसा है फिर इसके अकाउंट में जाएगा। वजीर आजम साहब सोचते हैं कि वो सीखेगा भी और कमाएगा भी, वो रोजगार देगा भी, वो सियासी आदमी के घर के चक्कर नहीं लगाएगा। वही था गांधी जी का। अब ये कहते हैं जी गांधी जी का नाम खत्म हो गया। अरे 47 से लेकर 2009 तक, 2009 में जब आपको मालूम हो गया कि देश के लोग हमारा तख्ता पलट देंगे, आपने नरेगा में एमजी लगा दिया, महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ दिया। मतलब 60 साल आपको नाम ही नहीं दिखा। महात्मा गांधी जी के उस वक्त के जो हरिजन मैगजीन है, जहाँ जंग इंडिया का मैगजीन है, जहाँ गांधी जी की कलेक्शंस हैं, देखिए ना, वो पूरा कॉपी है डिटो जो मोदी जी ने अभी लाया है देहात के लिए, पूरा कॉपी। कि गांव शहर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, गांव स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, गांव स्टेट को कंट्रीब्यूट करे। ग्राम स्वराज को लेकर के एक बहस हो सकती है। ग्राम स्वराज गांधी का अवधारणा तो रहा, लेकिन ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने में बीच में कितनी अड़चनें हैं, खास करके जो प्रशासनिक अमला है वो क्या कुछ करता है, ये अलग मामला है। मेरा सवाल अब आपसे आखिरी है। आपकी सरकार ने संसद के पिछले सत्र में वंदे मातरम पर लंबी चर्चा कराई जी। और उसको लेकर के गर्मा-गर्म बहस चली। हम्म। जो मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम सांसद थे, उन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम तो नहीं कह सकते। हम हिंदुस्तान ज़िंदाबाद कह सकते हैं। वंदे मातरम कहने में हमारा जो मज़हब है वो आड़े आता है। आप इससे इत्तेफ़ाक रखते हैं? देखिए, इंसान को एक जिंदगी मिलती है, एक जिंदगी में आधे से ज्यादा वो सोने में निकल जाती है, कुछ बचपने में निकलती है, और कुछ जहां मैंने जिसके घर में जन्म ले लिया उसमें निकल जाती है। तो ये इंसान, देखिए, हमें संस्कृत है अगर, तो संस्कृत में हमें एक्सप्लॉइट करा गया।
भाई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा। मतलब हम बुलबुलें देश की हैं, वहां आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां प्रॉब्लम है। देखिए दुनिया का कोई भी मजहब जो होता है वो ऊपर वाले पे भरोसा करता है, उसका अकीदा ऊपर वाले पे होता है, ईमान। वो सनातन हो, वो इस्लाम हो, वो क्रिश्चियनिटी हो, ये मोटी बात है। और ये जो लफ्जों का हेर फेर है, ये इस पे एक्सप्लॉयटेशन है, ये इस पे लैक ऑफ नॉलेज है, ये इसमें किसी जबान के प्रति उसमें नफरत भर के उसको नहीं समझना, ये उसमें है। तो ये कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस ने अगर ये नहीं किया होता तो देश टूटता नहीं। भाई नहीं मेरे लेकिन देखिए सुनिए, मुझे आप कहें, देखिए मेरे अल्फाज, देखिए मेरा मजहब है और मैंने अल्फाज बोल दिए, लेकिन मेरे आगे एक और फिल्टर लगा है, नीयत मेरी। मैं रिलीजियस आदमी हूं तो ऊपर वाला नीयतों को पहचानता है। मेरी जाहिरी इबादत है, मैं नमाज 5 टाइम पढ़ रहा हूं, लेकिन ध्यान मेरा काम में है, नमाज में नहीं है, तो मेरी इबादत कबूल होगी क्या? मैं आपके साथ दोस्ती निभा रहा हूं लेकिन मन में नहीं है। तो इसलिए कोई भी रिलीजन जो है वो मन से चलता है, वो नीयत से चलता है, और नीयत की कमांड एक दूसरे इंसान के पास नहीं होती, वो भगवान ऊपर वाले के पास है, जिसको आप किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी कहते हैं। कोई खुदा कहता है, अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, उसको इट्स जस्ट लैंग्वेज डिफरेंस। और नेशनल एंथम्स हैं, देश की मोहब्बत या देश के लिए जज्बा रखना, उसने आज़ादी की लड़ाई के लिए वंदे मातरम ने के इस नेशनल एंथम ने, इसने लोगों में जज्बा मर मिटने का, देश से मोहब्बत करने का एक जज्बा पैदा किया। इसमें किसी मुसलमान को इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ है किसको? कि वोट ना चला जाए। इख्तिलाफ वोट से है, वोट के लिए एक्सप्लॉइट होता है। ये सवाल है कि मजहब बड़ा या मुल्क? हम्म मजहब बड़ा या मुल्क? देखिए इसमें दोनों का कंपैरिजन नहीं है, वी कैन नॉट कंपेयर इट। नहीं, कई बार ये सवाल जाता है कि पहले इस्लाम की पहले भारत। हम्म सवाल लोगों के देखिए बीच में ऐसा जाता है और आप भी सुनते रहते हैं कि पहले इस्लाम की फिर हिंदुस्तान। तो पहले क्या? देखिए इनका कंपैरिजन ही नहीं है। भारत जो मुल्क है उसके लिए आपका अपना पैरामीटर्स है, जो रिलीजन है उसके अपना पैरामीटर्स हैं। वन कैन नॉट कंपेयर इट। नहीं, खटाना साहब को कभी ये तय करना पड़ जाए कि राष्ट्रहित या मजहब का नहीं, मुझे मजहब ही ये सिखाता है कि राष्ट्र के लिए जान देना है। हम्म, बहुत सारे लोग होती हैं इंसान होना चाहिए, बहुत सारे लोग ये भी तो बोलते हैं ना इंसान होना चाहिए पहले। तो मेरा ये मानना है कि इंसान हो ही नहीं सकता अगर उसका कोई रिलीजन नहीं है। उसको ये देखिए, आइंस्टाइन है एक साइड, अब इसके आगे आपने बात शुरू करी तो कर ही लेते हैं। आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन को आप ये कैसे कहेंगे कि ये अच्छा है ये बुरा है? ये संस्कार क्या है, ये तहजीब क्या है? संस्कार यही है कि जो हमें पेरेंट्स से सीखा है, ओरल बड़ों से सीखा है, ये संस्कार है ना। भारतीय संस्कार क्या है? मींस आपके जो इथिक्स है वो आपको सिखाए गए हैं, तो आपको फीलिंग आती है कि ये बुरा है। जैसे मैं किसी को कहूं कि ये निक्को में 15 बच्चे हैं, तो इसका सब्जी बना के लाओ। मैं आपको कहूं ये निक्को में 15 बच्चे हैं, इसको सब्जी बना के लाओ, तो इसको पाप या पुण्य कौन कहेगा? आइंस्टाइन की साइंस नहीं कहेगी, इसको संस्कार कहेगा कि ये पाप है। तो संस्कार को ही, तहजीब को ही इसी लोग उसको अपना फेथ बोलते हैं। तो ये लफ्जों की हेरफेर है। मोटी बात यह है कि मेरा जो रिलीजन है वो ये सिखाता है कि देश के लिए शहादत देना, जिस एंटिटी में आप रहते हैं उस यूनिट के लिए आपने, जैसे मिसाल के तौर पर कई बार आता है कि भारत माता की जय, तो मैं बोलता हूं ना कि मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो लैंग्वेज का फर्क है, शब्दों का हेर फेर। शर्तों पर शब्द। देखिए इसमें हम देखिए ये मीडिया की स्टिक भी है, किसी कोई ज्यादा बिक जाती है बात। जैसे मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय,
ये सारी चीजें आप उर्दू में रखोगे तो उसको अच्छी लगेंगी मुसलमान को, संस्कृत में रखोगे तो दूसरे को अच्छी क्योंकि हम इसमें फंस गए। हमें सब समझना है तो सब अच्छा लगेगा। जैसे मुझे भारत माता की जय बुरा नहीं लगता है क्योंकि मैं उसका मतलब समझता हूँ। तो जब मैं नहीं समझूंगा तो मैं एक्सप्लॉइट हो जाऊंगा। इसलिए वंदे मातरम से गुरेज नहीं आप? नहीं नहीं, क्यों गुरेज है, क्यों गुरेज है? मैं आपको बताऊं कि जब दो भाइयों में तकसीम हो जाती है, आपके यहाँ बीघा चलता है, हमारे यहाँ कनाल चलता है। एक भाई को 3 कनाल दे दी, एक को 5 कनाल दे दी, 7 कनाल दे दी। तो जब 3 वाला ट्रेस पास करेगा तो 7 वाला कुल्हाड़ी उठाएगा ना, कुल्हाड़ी उठाएगा, गुस्सा आएगा तभी कुल्हाड़ी उठाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती है कि जब आपके पास 7 कनाल रह गई, पाकिस्तान को 3 कनाल दे दी, तो जब वहां से कोई फायरिंग आता है, जहां वहां से ट्रेस पास होता है, तो यहाँ के देश के नागरिक को गुस्सा आना चाहिए ना। जब भाई भाई में गुस्सा आ सकता है तो देश भी इसी तरह बढ़ता है। तो जब वो ट्रेस पास करेगा तो गुस्सा आना चाहिए ना। तो भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है कि देश के लिए मोहब्बत रखना। हुब्बुल वतनी क्या है कि आपका खून उबलना चाहिए कि मेरे ट्रेस पास क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी वो ज्यादा नहीं है। कांग्रेस इसी स्पेस को मुसलमानों को बेवकूफ बनाती है। भाई जब मेरा भाई ट्रेस पास करेगा, उसको 3 कनाल जमीन दे दी मैंने, तो 3 कनाल में से आगे आएगा तो कुल्हाड़ी चलेगी ना उधर। तो जब वो पाकिस्तान, जब बांग्लादेश ट्रेस पास करेगा तो मेरा फेथ बीच में नहीं ना आएगा, फिर तो वहां चलेगा ना, किल होगा ना बंदा। तो यही हम कहते हैं कि देश के लिए मोहब्बत रखना। तो ये लफ्जों का हेरफेर है, कुछ चीजों का कंपैरिजन नहीं है। जैसे आप मर्द और औरत की बात करेंगे कि जी कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, दोनों को इक्वालिटी होनी चाहिए, दोनों को इक्वालिटी होनी चाहिए, बिल्कुल, ये काम अपना अपना है। खटाना साहब, बीजेपी संघ और इन दोनों की सियासत से बहुत नज़दीकी रिश्ता रख करके चलते आ रहे हैं लंबे समय से, और आप सांसद हैं। एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि मैं मज़हब को अलग रखता हूँ, इंसान की बेहतरी इंसानियत है। अगर इसकी खातिर कोई भी आदमी काम कर रहा है और कहता है कि मैं धार्मिक नहीं हूँ, नास्तिक हूँ, तो वो नास्तिक भी धार्मिक है, क्योंकि धर्म यही कहता है। कोई भी आदमी धर्म के दायरे में रह करके और वो तिलक लगा के, टोपी पहन करके और यह काम नहीं करता है, वो इंसानी ज़िंदगी, इंसानियत की खातिर कोई काम नहीं करता है, तो वो अधार्मिक है, वो गैर मज़हबी है। और जो कहता है कि मैं नास्तिक हूँ लेकिन यह सब कुछ कर रहा है, तो सबसे बड़ा धार्मिक है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, बात करके। शुक्रिया, थैंक यू सर। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।